हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में राजी जनजाति के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं उत्तराखंड में निवास करने वाली थारू जनजाति, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, और आज हम बात करेंगे राजी जनजाति के बारे में। अच्छा, जो ये राजी जनजाति है, ये हमारी अंतिम जनजाति है, जो पांचवी जनजाति है हमारी। अच्छा, इसी को बनरावत जनजाति भी कहा जाता है। अच्छा, बनरावत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वनों में वास करने के कारण, जंगलों में रहने के कारण इनको क्या कहा गया? इनको बनरावत कहा गया दोस्तों। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में कि ये लोग निवास कहाँ पर करते हैं, इनकी जो वेशभूषा है वो कैसी है, इनकी जो रीतियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले के जितने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सीरियल वाइज हमने डाले हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आज बात करेंगे हम राजी जनजाति की। सबसे पहले बात करेंगे जो राजी जनजाति है वो उत्तराखंड में निवास कहाँ पर करती है। तो उत्तराखंड में जो राजी जनजाति है वो पिथौरागढ़ में निवास करती है। ठीक हो गया। अच्छा, पिथौरागढ़ के साथ साथ ये चंपावत के एक गांव और नैनीताल में भी निवास करती है। लेकिन अगर मुख्यतः सबसे अधिक जो संख्या है अगर राजी जनजाति की, तो हमारी पिथौरागढ़ में हो गई। अगर पिथौरागढ़ के साथ साथ और किन जिलों में अगर राजी जनजाति रहती है अगर बताएंगे, तो एक हमारा चंपावत हो गया, दूसरा हमारा नैनीताल जो क्षेत्र है इस पर हमारे क्या रहते हैं, राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 2001 के अनुसार राजी जनजाति के परिवारों की कुल संख्या। अच्छा, जो परिवार हैं, कुल कितने परिवार हैं राजी जनजाति के, 2001 में एक गणना करी गई। उस 2001 की गणना के अनुसार राज्य में कुल जो हमारे राजी जनजाति है उसके परिवारों की जो संख्या थी वो 130 परिवार उत्तराखंड में पाए गए, जिसमें कुल जो जनसंख्या थी उनमें लोगों की जो जनसंख्या थी, ठीक हो गया, राजी जनजाति के परिवार तो हमें पता चल गया कि 130 हैं, लेकिन उनमें जो जनसंख्या थी उन 130 परिवारों में 528 लोगों की क्या करी गई थी, हमारी जनसंख्या में गणना करी गई थी 2001 में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं राजी जनजाति खुद को किसका वंशज मानती है। ठीक हो गया। तो खुद को देखिए दोस्तों, ये राजपूत रजवार मानती है, रजवार राजपूत। ठीक हो गया। अच्छा, रजवार जो राजपूत हैं उनके वंशज खुद को कौन मानती है, राजी जनजाति मानती है। अच्छा, जंगलों व वनों में निवास करने के कारण राजी जनजाति का नाम क्या क्या पड़े उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये लोग जंगलों में निवास करते थे, तो जंगलों में निवास करते थे तो कंदमूल फल वगैरह इन चीज़ों से ही इनका भरण पोषण पहले से होता था। अभी के टाइम में डेवलप हो चुके हैं, अभी के टाइम में इनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी चेंज हो चुका है, ये पहले की बातें हैं। अच्छा, जब ये लोग जंगलों में हमारे निवास करते थे तो वहाँ पर निवास करने के कारण इनको बनरौत कहा गया। अच्छा, बनरौत, दूसरी चीज़ इसको बनरावत भी कहा गया और बनरावत भी कहा गया। ठीक हो गया। अच्छा, बनरौत, बनरावत और बनरावत कहा गया, और जंगल के राजा भी इन्हीं को कहा गया। ठीक हो गया। अच्छा, और अधिकतर जो प्रचलित नाम था वो हमारा राजी नाम से इनको ज़्यादा प्रचलित किया गया, और इनको बनरौत, बनरावत या फिर बनरावत या फिर जंगल के राजा के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हमारा राजी जनजाति को पूछा जाता है। इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से बनरौत जनजाति कौन सी है। बनरौत जो जनजाति है वो हमारी राजी जनजाति है। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे पहले ये यूके और यूके ट्रिपल एस सी दोनों ने ही इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी भाषा कि किस तरीके की भाषा इनमें प्रचलित है। अच्छा, देखते हैं जो हमारी राजी जनजाति है उस राजी जनजाति में जो भाषा है दोस्तों हमारी, देखिए इनमें तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे भोटिया लोग थे, भोटिया लोग हमारे तिब्बत से व्यापार करते थे, जिस कारण उनमें तिब्बतीय जो भाषा है उसका भी मिश्रण देखने को मिलता था। उसी तरीके से जो राजीबी क्षेत्र है हमारा, ये हमारा जो पिथौरागढ़ के देखिए आप लोग अस्कोट और धारचूला वाले क्षेत्र पर अधिकतर ये लोग निवास करते हैं, तो वो क्षेत्र भी हमारा तिब्बत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, तिब्बत से जुड़ा हुआ है तो तिब्बती और संस्कृत भाषा के शब्दों की अधिकता इनकी बोली में पाई जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, राजी जनजाति की जो प्रमुख बोली है वो क्या है, हमारी मुंडा है। क्या है, हमारी मुंडा बोली है। अच्छा, एक चीज़ और बताया था मैंने, जो मैंने कहा था कि हमारी एक भोटिया उत्तरकाशी वगैरह में जो जाड़ जनजाति जो हमारी रहती है, अच्छा वो जाड़ की जो उपभाषा है वो क्या है, इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन है। उप की उसकी जो बोली है वो रोम्बा है दोस्तों। क्या है उसकी बोली, रोम्बा है। अगर राजी जनजाति की अगर बोली कहेगा, मुख्य भाषा कहेगा तो मुंडा है, जाड़ जनजाति की मुख्य भाषा कहेगा तो रोम्बा है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जाड़ लोग कहाँ पर रहते हैं, मैंने उत्तरकाशी में बताया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं राजी जनजाति अपने आवास को किस नाम से संबोधित करती है। अच्छा, जो राजी जनजाति होती है, राजी जनजाति में जो अपना आवास होता है उस आवास को ये लोग किस नाम से संबोधित करते हैं, तो उसे ये लोग रौतुड़ा यानी कि रौतुड़ा के नाम से क्या करते हैं, उसको संबोधित। अच्छा, रौतुड़ा का मतलब क्या बात, जहाँ रहने वाला क्षेत्र को ही रौतुड़ा कहा जाता है। राजी जनजाति जिसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, अपने आवास के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं इनमें क्या क्या होता है।
अच्छा देखिए, विवाह इनमें 2 परिवारों में समझौता टाइप का होता है। अच्छा, समझौता टाइप का किस तरीके से होगा? कहने का मतलब है 2 परिवार, 2 पक्ष आपस में बैठे, उनमें इनका समझौता हुआ कि ऐसे-ऐसे शादी होगी, और उन दोनों में अगर समझौता हो गया कि अगर उनकी माँगें एक-दूसरे की अगर मिल गई, तो उन्हीं को समझौता करके इनके यहाँ क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। अच्छा, राजी जनजाति में विवाह से पूर्व किया जाने वाला रस्म, अच्छा ये सांग-जांगी। अब देखिए, सांग-जांगी या फिर पिंडा संस्कार, ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड में तो मैं जहाँ तक बात करूँगा सिर्फ राजी जनजाति में नहीं, संपूर्ण ही उत्तराखंड में ये जो प्रथा है पीठान संस्कार वाली, ये होती है, क्योंकि विवाह से पूर्व ही ये कर दिया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे किस जनजाति से संबंधित, अगर पीठान संस्कार की अगर बात करेंगे, तो हमारी ये राजी जनजाति से है, और सांग जांगी भी से कहा जाता है। अगर सांग जांगी पूछे या फिर पीठान संस्कार पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, जो हमारा किससे संबंधित है? राजी जनजाति के विवाह से पूर्व किए जाने वाली जो रस्म है उससे संबंधित हो गया। अच्छा, फिर देखिए, फिर एक पलायन विवाह। अच्छा, पलायन विवाह का मतलब क्या है? पलायन विवाह का मतलब है कि यहाँ से किसी लड़के से शादी करी और उसको लेके यहाँ से विस्थापन कर लिया गया, उसी को हमारा पलायन विवाह कहा जाता है। अगर पलायन विवाह का संबंध किस जनजाति से अगर पूछा जाएगा, तो ये भी हमारा राज्य जनजाति से इसका संबंध हो गया, ठीक है। फिर देखिए, बधु मूल्य, मूल्य किस जनजाति से संबंध। अच्छा, ये बधु मूल्य कहने का मतलब है यदि अगर किसी की स्त्री ने किसी के पुरुष से शादी कर दी है, कहने का मतलब है एक हमारा वधु पक्ष है, एक हमारा वर पक्ष है। अगर क्या करेगी, जो वधु पक्ष है, वधु पक्ष वर पक्ष से शादी करा रही है, तो जो वर पक्ष है, वर पक्ष को जो वधु पक्ष के घर वाले हैं उनको क्या देना पड़ेगा? वधु मूल्य, यानी कि क्या क्या उनकी जो बेटी है उन बेटी के मूल्य के रूप में कुछ पैसा उनको देना पड़ेगा। इसी को अगर वधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये हमारा राज्य जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक लगभग ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी जनजाति है जिसमें वधु मूल्य प्रचलित है? तो वधु मूल्य कहने का मतलब है कि लड़की से शादी करने के उपरांत लड़की के परिवार वालों को पैसे देने की प्रथा है। तो ये किस में है हमारी? ये हमारी राजी जनजाति में है, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं धर्म व विश्वास में। अच्छा, धर्म और विश्वास यानी कि धर्म यानी कि विश्वास किस पर करते हैं और किस धर्म को मानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इनके अनुसार देवी देवता पहाड़ की चोटी, नदियाँ एवं तालाब, कुओं आदि चीज़ों में रहती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारी राजी जनजाति है, इस राजी जनजाति के अनुसार अगर माने, तो ये लोग देवी देवताओं को कहाँ रहा मानते हैं? या तो पहाड़ या फिर चोटियों पर रहा हुआ मानते हैं, ठीक हो गया। तो नदियों में या फिर तालाबों में रहा हुआ मानते हैं। जैसे देखिए, कुंड उंड वगैरह में बोला जाता है कि यहाँ नंदी कुंड है, इसमें हमारे ये अनेकों चीज़ों से बने जो होते थे हमारे, जैसे कि कोई जैसे गौरी कुंड हो गया, जैसे सती कुंड हो गया, सती होने के कारण, उसमें सती होने के कारण सती कुंड उसका नाम पड़ गया। या फिर नैनीताल जो है वो सती के अश्रु गिरने के कारण बना। जैसे ऐसी पौराणिक जो कथाएं हैं, उन कथाओं के अनुसार ही क्या करा गया, जो धर्म है इनका, किसका? राजी जनजाति का। वो लोग मानते हैं कि जो पहाड़ की चोटियाँ हैं, नदी हैं, तालाब एवं कुएँ हैं, उनमें जो हमारे देवी और देवता हैं उनका निवास स्थान ये लोग मानते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं राजी जनजाति के जो प्रमुख देवी देवता हैं उनके बारे में। अच्छा, बागनाथ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर राजी जनजाति के प्रमुख देवता की बात करेगा तो ये हमारे बागनाथ हैं, ठीक हुई। अच्छा, ये वही बागनाथ है जो हमारे बागेश्वर वाले हैं, ठीक हो गया। ये वही बागनाथ हैं जो हमारे बागेश्वर वाले हैं। ये राजी जनजाति के प्रमुख देवता भी माने जाते हैं। अच्छा, इनके जो देवता हैं उनके बारे में बात करते हैं। बागनाथ हो गया, मलयनाथ हो गया, ठीक है। अच्छा, मलयनाथ कहाँ पर है? मलयनाथ हमारा सिरा, जो हमारा सिरा वाला क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, सिरा वाला क्षेत्र बोले तो डीडी हाट, डीडी हाट में हमारा मलयनाथ है, वहाँ पर सिराकोट का भी मंदिर है, उसी को मलयनाथ कहा जाता है। अच्छा, बागनाथ हमारा बागेश्वर में है। अच्छा, गणनाथ आ गया, सेम मुखेम आ गया, मल्लिकार्जुन आ गया, ठीक है। अच्छा, मल्लिकार्जुन का मंदिर कहाँ है? ये हमारा धारचूला में है, ठीक हो गया। फिर छुरमल हो गया और नंद देवी है, नंदा देवी हो गया, ठीक है। अच्छा, नंदा देवी भी इनकी क्या है? इनकी देवी है, इनकी इनकी देवता है, ठीक हो गया। यह लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। अच्छा ठीक है, जो राजी लोग हैं हमारे वो हिंदू धर्म को भी मानते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म को मानने के साथ साथ मैंने बताया था कि बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, सेम मुखेम आपने सुना होगा, ठीक है। सेम मुखेम का जो मंदिर है हमारी, ये पौड़ी के आसपास में भी इसमें है, ठीक हो गया। अच्छा, मल्लिकार्जुन हो गया, छुरमल देवता हो गया, नंदा देवी, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, रीति रिवाज की बात करेंगे तो रीति रिवाजों में देखिए, कारक कर्क और मकर की संक्रांति, इन दोनों में प्रमुख त्यौहार है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो रीति रिवाज हैं उसमें एक कारक कर्क और मकर की संक्रांति, इनमें क्या है, दो प्रमुख त्यौहार। ये क्वेश्चन इससे पहले बना हुआ है, ये कारक और मकर किन के प्रमुख त्यौहार हैं करके इससे पहले क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये किस जनजाति के त्यौहार हैं? हमारे राजी जनजाति के त्यौहार हैं, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें विशेष अवसरों पर ये लोग थड़िया जैसा नृत्य करते हैं। अच्छा, थड़िया नृत्य क्या होता है? थड़िया नृत्य होता है दोस्तों हाथों में हाथ डालकर नृत्य करने वाला। आप लोगों को हमने इससे पहले जब नृत्य वाले अभी बताएंगे तो उसमें इस बारे में फिर डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब पुरुष और महिला दोनों लोग ही सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होकर हाथों में हाथ डालकर ये लोग नृत्य करते हैं, गोल एकदम
गोल घूमते घूमते हुए ये लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इसी को थड़िया नृत्य कहा जाता है। इसी विशेष अवसरों पर थड़िया ही जैसा नृत्य इनके द्वारा किया जाता है जो हमारी राज्य जनजाति से संबंधित है। ठीक हो गया। अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में जो हमारे राज्य लोग हैं ये काष्ठ कला से निपुण होते हैं। अच्छा, काष्ठ कला का संबंध किस चीज़ से है? अगर हम काष्ठ कला की बात करेंगे तो देखिए, जो हमारी काष्ठ कला है, कहने का मतलब है लकड़ी के घरेलू जो सामान है या फिर लकड़ी के गट्ठर आसपास वाली बातें हो गई। ठीक है। जैसे लकड़ी के गट्ठर, ये लोग क्या करते हैं, आसपास के गाँव में इन लोगों का एक और भी चीज़ें चलती है दोस्तों, मूक विनिमय प्रणाली चलती है। जैसे किसी ने लकड़ी दिया, किसी ने चावल दिया, इस तरीके उसको मूक विनिमय कहेंगे। लेकिन जो अगर काष्ठ निपुण कहेंगे तो जैसे लकड़ी का काम हो गया। ठीक है। और जैसे काष्ठ कला से बात करेंगे तो जैसे सूपे, डलिया, टोकरियाँ ये बनाने का काम भी हमारे राज्य करती है, तो हमारे ये काष्ठ कला से निपुण हो जाएंगे। लेकिन अगर मूक विनिमय की बात करेंगे तो मूक विनिमय जो प्रणाली हमारी आती है या फिर इसको अदृश्य विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। तो या फिर अगर आप लोग देखिएगा, अगर मूक विनिमय प्रणाली कहेगा फिर भी राज्य जनजाति से संबंधित है, यानी कि अदृश्य विनिमय प्रणाली कहेगा फिर भी हमारी राज्य जनजाति से संबंधित है। अच्छा, इस पे क्या होता था आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें ऐसा होता था कि अगर सपोज किसी के पास लकड़ियाँ नहीं है घर पे, ठीक हो गया, वो क्या करेगा, लकड़ी का गट्ठर उसके घर पे छोड़ देगा, उसके बदले में कुछ संकेत वहाँ पे छोड़ेगा। तो रातों, ये दिन में वाले काम नहीं है, ये रातों रात, यानी कि जिसके घर में सपोज चावल नहीं है तो क्या करेगा, लकड़ी का गट्ठर मारेगा, चावल के थोड़े से एक आध दाने वहाँ डाल के छाक छोड़ देगा। अच्छा, उसको पता चल जाएगा कि ये किसने रखा है, और वो चावल रख के रातों रात उसके घर पर रखेगा। दूसरे दिन सुबह तक उनको वो चीज़ें मिल जाती थी। ठीक हो गया। इससे को इनकी मूक विनिमय प्रणाली, कहने का मतलब है मूक विनिमय के बिना बोले हुए जो प्रणाली चली थी उसी को मूक विनिमय या फिर अदृश्य बोलेंगे, तो बिना देखे हुए। अब इंसान देख रहा नहीं है कि किसने आकर रखा है, हालांकि उसको महसूस हो जा रहा है कि इसने रखा है, और वो वहाँ पर जाके उसी के नाम से वो चीज़ें वहाँ पर रख दे रहा है, वो उठा के ले रहा है, लेकिन फिर भी अदृश्य है, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। उसी को मूक विनिमय या फिर अदृश्य विनिमय प्रणाली कहा गया। इसमें क्या करता था, ये सामानों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है। जो हमारे खाद्य पदार्थ थे या फिर जो हमारे लकड़ी पत्थर जो भी वगैरह इनको चाहिए होते थे, उनका जो आदान प्रदान जो किया जाता था वो मूक विनिमय और अदृश्य विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, आज हमारा लगभग जो हमारा उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो सीरीज़ था लगभग हमारा ख़त्म हो चुका है। आप लोग इस सीरीज़ को अगर पहले से देखना चाहते हैं, हमारे सभी वीडियो इस टॉपिक के आ चुके हैं। परीक्षा वाणी से जितना हो सकता है हमने इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी हुई है। अगर इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा राजेंद्र बलौदी की किताब से, दूसरी चीज़ आपकी उससे क्लियर हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने ये सभी वीडियो देखे हों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, अगर आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल लगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।